हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी से। कंपनी का नाम है वूलर कार्स। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। हमारे साथ है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर विकास परशुरामपुरिया साहब, और उनका साथ दे रहे हैं कंपनी के सीएफओ अंकित तोषनीवाल साहब। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू धवल जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया और इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। तो विकास सर, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। प्लीज एक्सप्लेन करें कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है। हमारा प्लेन एंड सिंपल अगर लैंग्वेज में आई हैव टू टेल यू, तो हमारा कारोबार है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हम एम्प्लॉयज को ऑफिस से होम और होम से ऑफिस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लार्जली वी प्रोवाइड इट टू द लार्ज आईटी कंपनीज, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं। और ये ब्लू चिप कंपनीज मेजरली जो है अर्बन सिटीज में, लार्ज सिटीज में प्रेजेंट होती हैं। एंड हमारे पूरे सर्विस का फोकस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब हम अपनी सर्विसेज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू प्रोवाइड भी करते हैं और नॉर्मल डीजल व्हीकल्स के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारा अप्रोच सेटिस्फैक्शन ऑफ द इम्प्लॉयज ऑफ आर क्लाइंट्स रहता है। जो हमारे क्लाइंट्स के जो इम्प्लॉयज हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन और उनकी सेफ्टी। तो ये एक हमारी जो सर्विस को जो है वो समराइज करता है कि ये एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ये अपने आप में ग्रो कर रहा है बिकॉज इंडिया एक ग्लोबल हब बन चुका है सर्विस इंडस्ट्री के लिए। डेफिनेटली। तो जैसे आपने बताया कि एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो सर जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, इसमें आप कार रेंटल भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कंपनी के से फॉर एग्जांपल कोई मैनेजमेंट को या कस्टमर को कार रेंटल सर्विसेज चाहिए, या फिर एज अ एंड यूजर मुझे अगर कोई कार रेंटल सर्विसेज चाहिए या सेल्फ ड्रिवन कार चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं, या आप सिर्फ फोकस करते हैं एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड। तो हमारा फोकस सिर्फ एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन ही है फिलहाल। ओके। और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन भी उन्हीं क्लाइंट्स के लिए जहां पे 30,000, 40,000, 50,000 एम्प्लॉय एक सिंगल कैंपस में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की हमारी फ्लीट साइज है, वो ऑप्टिमम यूजेज तभी आती है जब एक लार्ज एम्प्लॉय बेस हो। और हमारे क्लाइंट को भी बेनिफिट तब होता है जब उनका एम्प्लॉय बेस फेयरली लार्ज हो और हम ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करके उनको राइट रिजल्ट्स दे सकें। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा पीछे जाके कंपनी की जर्नी के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सर अ, ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, अभी तक की जर्नी कैसे रही, क्या क्या की माइलस्टोन्स थे, और सर आपका बैकग्राउंड क्या था बिफोर आपने ये कंपनी ज्वाइन की। मैंने एमबीए फाइनेंस में किया 2010 में। उसके बाद में 2010 के एंड में हमने ये कंपनी चालू की अंडर द वेरी हम्बल बिगिनिंग एंड नेम ऑफ जमुना ट्रैवल्स। इनिशियली उस टाइम पे कैब मार्केट या एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन मार्केट उतना इवॉल्व नहीं था। सिंस आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा, तो हमने कैलकाटा से इस कंपनी की शुरुआत की। और ये कंपनी उस समय एक प्लेन वनीला सिंपल मॉडल पे अपने क्लाइंट्स को सर्विस देती थी। इवेंचुअली थ्रू आउट द इयर्स मल्टीपल पिवट्स होते गए। वी हैड मल्टीपल पिवट्स इन दिस इंडस्ट्री। एक जो था कि हमारा बिजनेस मॉडल रेवेन्यू मॉडल ट्रिप मॉडल किलोमीटर मॉडल से चेंज होके कॉस्ट पर बोर्डेड एम्प्लॉय मॉडल पे आया। देयर वाज अ बिग सस्टेनेबिलिटी पुश फ्रॉम आवर क्लाइंट्स एंड फ्रॉम आवर साइड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन चालू हो गया। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स लाइक सीएनजी या एलपीजी का अडॉप्शन चालू हो गया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी केम एट द सेंटर। पहले जो सब कुछ मैनुअली होता था, अब वो सब कुछ ऑटोमेटेड बिलिंग, ऑटोमेटेड रूटिंग, ऑटोमेटेड कैब असाइनमेंट एंड ऑटोमेटेड सेफ्टी प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ा। तो ये एक इवोल्यूशन हमारी जर्नी में हुआ। और जर्नी के दौरान 2016-17 में हमने सेल्फ ड्राइव सेगमेंट भी चालू किया, जहां पे हम जूम कार या रेव के साथ कॉम्पीट करते थे। और 2019 में जब कोविड आया, उस टाइम पे हमें गॉड सेंड एक अपॉर्चुनिटी आई कि हम उसको बंद कर दें, क्योंकि ऑलरेडी वी वर मेकिंग लॉसेस इन दैट, क्योंकि वो सेगमेंट उतना इवॉल्व नहीं हुआ था इंडिया में। और हम थोड़ा उसमें ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उस समय मार्केट इतना एप्ट नहीं था उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। और इंडिया में वो कैश फ्लो मॉडल्स भी उतने इवॉल्व नहीं हुए। तो हमने उस मॉडल को बंद किया 2019-20 में। और हमने फिर पूरा फोकस हमारा लास्ट 3 से 4 सालों में एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट को ग्रो कराने में लगा दिया। ये हमारी अभी तक की जर्नी है। और लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि इसको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट करके हम इसको आईपीओ के रास्ते लेके जाएंगे। बिल्कुल, तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। सर वूलर कार्स,
थोड़ा सा यूनिक नाम है, तो उसके पीछे की कोई स्टोरी होगी तो प्लीज शेयर करिए। हाँ, ये एक्चुअली ये एक फ्रेंच वर्ड है, वोलर। वोलर का मतलब होता है टू फ्लाई। तो जब ओके। आप हमारी सर्विसेज, हम ये बिलीव करते हैं कि जब आप हमारे साथ हो या आप हमारे गाड़ी में हो तो आपको ये फील आए कि आप यू हैव दैट फ्रीडम, यू आर फ्लाइंग, जो व्हेन यू आर इन द एयर यू फील सो लाइट। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे ये नाम रखा गया था। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अंकित सर, मैं आपको लाना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा अगला आपसे है, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। क्या कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या सब्सिडरीज हैं सर? नो, एज ऑफ नाउ कंपनी की कोई सब्सिडरीज और सिस्टर कंसर्न्स एज ऑफ नाउ नहीं है। ओके, थैंक यू। सर, थोड़ा सा फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में देखें तो आपकी कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही स्टेडीली ग्रो हो रही है, और काफी हेल्दी पैट भी है। तो पिछले 2-3 सालों में ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट था जिसकी वजह से मार्जिन ज्यादा इंक्रीज दिख रहे हैं, या आप इस मार्जिन के साथ कंफर्टेबल है और आगे जाके ये ट्रेजेक्टरी को आप सर मेंटेन कर पाएंगे? सी फॉर द लास्ट 2 इयर्स जो हमारे जो टॉप लाइन के जो नंबर्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। इसके दो तीन मेजर रीजन है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि हम एक्विजिशन ऑफ न्यू क्लाइंट्स किए जा रहे हैं। हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, कन्वर्जन अच्छे हो रहे हैं। पास्ट में भी 2 साल में हुए, और फर्दर हमारी जो अभी अपकमिंग जो बुक्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो कि कन्वर्जन अच्छी होगी। पैट हमारा बहुत फोकस रहता है कि हम मार्जिन्स को थिक अच्छे रखेंगे, हेल्दी मार्जिन्स मेंटेन करेंगे, तभी हम काम करते हैं क्लाइंट्स पे। तो वो हमारा प्राइम फोकस रहता है कि हम लॉस मेकिंग क्लाइंट्स नहीं लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं हम उसको अच्छे पैट पे उसको क्लोज करते हैं, और उस पैट को एक बार स्टेबल करके उसको और हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं एज वी गो हेड विद द क्लाइंट। सो दीज आर द टू मेजर मेजर पॉइंट्स वेयर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग टॉप लाइन पे फोकस नहीं करके वी फोकस मोर ऑन पैट। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो, जैसे आपने पूछा, वी एक्सपेक्ट कि मार्जिन्स विल बी द सेम इन समवेयर अराउंड दिस रीजन ओनली। आई एम बीइंग पॉजिटिव, बट बेस्ट आई कुड से एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, थैंक यू। विकास सर, थोड़े से ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके क्लाइंट्स जनरली लार्ज आईटी कंपनीज है, एमएनसीज है, जिनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी बड़ी होती है। तो आई एम श्योर कि उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहती होगी, राइट? तो सर, आप अपने जो पार्टनर्स है या वेंडर्स है उसके ऑनबोर्डिंग के बारे में बताएं, ताकि आपकी सर्विसेज पे कुछ इम्पैक्ट ना आए। वो आप कैसे इंश्योर करते हैं? और आपने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया, राइट? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपने रिसेंटली ऑनबोर्ड किया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है? तो पहला, तो जो हमारे क्लाइंट्स है, एज आपने करेक्टली बोला, हमारे ऑन टाइम डिपार्चर्स और ऑन टाइम अराइवल्स हैव टू बी एक्यूरेट टू द ट्यून ऑफ 99.99%। क्योंकि अगर आपके 100 एम्प्लॉइज 7 बजे की शिफ्ट में आ रहे हैं, अगर वो 8 बजे आते हैं, तो 1 घंटे का प्रोडक्टिविटी लॉस हमारे क्लाइंट के लिए इज इन मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। सो राइट। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनके लिए एक रिलायबल सर्विस पार्टनर की तरह सामने आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये आपने पूछा कि ऑनबोर्डिंग हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से इसका व्हीकल ऑनबोर्डिंग या वेंडर ऑनबोर्डिंग या ड्राइवर ऑनबोर्डिंग, तो उसका हमारा एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। पहले तो क्वालिटी ऑफ व्हीकल पे हम फोकस करते हैं कि उसके ओडोमीटर रीडिंग एक सर्टेन किलोमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम ये फोकस करते हैं कि उसकी लाइफ ऑफ कार से सिर्फ 4 साल, 5 साल, 3 साल, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, उससे ऊपर एज ऑफ व्हीकल नहीं होना चाहिए। प्लस उसके जो कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे गाड़ी की एक फिटनेस होती है, इंश्योरेंस होती है, परमिट्स होते हैं, वो सारे एक्टिव होने चाहिए कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से। उस गाड़ी में, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका एक प्रॉपर मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल चेक होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, क्रिमिनल चेक होता है। ये सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के बाद में ही वो गाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म पे इंडक्ट होती है, और वो डेटा जो है वो हमारे क्लाइंट के साथ में साझा किया जाता है ट्रांसपेरेंटली ऑन देयर प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद में ड्यूटीज जो है वो असाइन होती है। थर्ड पार्ट जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी में मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, राइट फ्रॉम जीपीएस टेक जो कि एक आपके व्हीकल को ट्रैक करता है, प्लस उसमें पैनिक बटन्स होते हैं जिसमें सेफ्टी प्रायोरिटाइज की जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको प्रेस करके क्लाइंट्स अपने कोई भी ग्रीवियांस को लॉक कर सकते हैं। दूसरे टेक्नोलॉजी ये होती है कि ऑटोमेटेड रूटिंग, कि आज अगर आपके 500 एम्प्लॉइज एक पर्टिकुलर शिफ्ट में जा रहे हैं तो कितनी कम कैब्स में, कितनी बेटर ऑक्यूपेंसी में आप उन गाड़ियों को क्लाइंट उनके गाड़ियों को इनके एम्प्लॉइज के साथ में भेज सकते हैं। उससे दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है जो हमारे टेक्नोलॉजी ने ध्यान रखा। एक कि हमारे ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा हाई रहे, जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, और दूसरा, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड भी नहीं हो। आपको 20 मिनट की जर्नी में कहीं 40 मिनट ना लगे। नहीं तो आप ऑफिस की कैब ली और आपने
आपका घर का रास्ता 20-25 मिनट का है और आप अगर 1 घंटे बाद पहुंच रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल बी डिससैटिस्फाइड बिकॉज आप ऑफिस में ऑलरेडी 9-10 घंटे काम करके आ रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मैं इतना लंबा ट्रैवल करूं। तो इन सारे कॉन्स्टेंट, देयर आर और भी मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं। उन मल्टीपल्स 200-250 वेरिएबल्स को लेके हम वो एक अपना टेक और एल्गोरिदम बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी रहते हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट नहीं आता। बिल्कुल। और सर जैसे मैं समझ रहा हूँ आप एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं, राइट? या आप आपकी कंपनी में ऑलरेडी कोई कैब्स या मतलब व्हीकल्स बुक्स पे है? नहीं, हमारा कंप्लीटली एसेट लाइट मॉडल है। हम लोग एक भी गाड़ी ओन नहीं करते। द एंटायर फ्लीट ऑफ 2500 व्हीकल्स इज पूल्ड, और जिसमें कि अबाउट अराउंड 20% ऑफ आवर फ्लीट इज आल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो हम वेंडर्स से हमारे आउटसोर्स करके लेते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा एसेट लाइट मॉडल हेल्प्स अस टू स्केल बेटर, और इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमको एक कोई हमारा फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट नहीं है। जो हमारे क्लाइंट का रेवेन्यू आता है उसी के बेसिस पे हमारा वेंडर पेमेंट होता है। उसकी वजह से हम अपने ओवरहेड भी प्लान कर पाते हैं, खर्चे भी प्लान कर पाते हैं, और अच्छा, जो आपने शुरुआत में बोला था, एक हेल्दी पैट भी रिपोर्ट कर पाते हैं। राइट। जैसे सर आपने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में कोलकाता से शुरुआत करके आई थिंक ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न रीजन कवर कर दिया है, और आई गेस आप अभी सदर्न रीजन की तरफ भी देख रहे हैं। तो सर आप बता पाएंगे व्यूअर्स के लिए कि कौन सी सिटीज में आप ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी सिटीज में नियर फ्यूचर में शुरू करने वाले हैं? श्योर। तो हमारी अभी फिलहाल कैलकाटा, भुवनेश्वर, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, एनसीआर जो नोएडा और गुड़गांव भी आ जाता है, लखनऊ और जयपुर जैसी सिटीज में हमारी सर्विसेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। वेस्ट में हम वेस्ट में भी पुणे, और साउथ में हम हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई जैसे मार्केट्स में एक्सपैंड करने वाले हैं। ओके। सर कोई स्पेसिफिक रीजन की अभी तक आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज का काफी बड़ा बेस है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो कोई स्पेसिफिक रीजन सर? कोई रीजन नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास में एग्जिस्टिंग बिजनेस और कैपिटल जो था वो एडिक्वेट था टू ग्रो इन आवर सिटीज। और दूसरी चीज है, हम जो काम लेते हैं हम ये ट्राई करते हैं उसको 100% शिद्दत से, गुडविल से, कि हमारी गुडविल ना खराब हो, उसके तरह से एग्जीक्यूट करें। सिर्फ काम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए और हमारी डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने अभी तक जो काम लिया है वो हमारे लिए वी वर एडिक्वेटली फंडेड। आगे जो आईपीओ आएगा उसमें जो हम मतलब द फंडिंग दैट वी विल रेज, इट विल हेल्प अस टू be adequately funded for any kind of working capital needs। तो हम बिगर, और साउथ के कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उनको फिर हम पिच करेंगे, वहां पर हम अपना दमखम लेके वहां पर पहुंचेंगे। राइट। और सर जैसे आपके कस्टमर्स काफी बड़े हैं और उनका इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू आल्सो इज बिग, राइट? एक एक कस्टमर का, तो आई गेस कस्टमर रिटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता होगा आपकी कंपनी के लिए। तो क्या सीक्रेट सॉस है आपके लिए कि आप बड़े कस्टमर्स को इतने लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं? इम्पॉर्टेंट है टू फोकस्ड ऑन योर सर्विस लेवल्स। अगर आप अपने रिक्वायरमेंट्स, आप अगर रिक्वायरमेंट्स डे ऑन डे, ईयर ऑन ईयर, वीक ऑन वीक अगर मीट कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स भी चाहते हैं ऐसा कि यहाँ पे हैसल फ्री सर्विस हो। अब आपके ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोई एक सर्विस भी, आप एयर कंडीशन भी सर्विस करवाते हैं, अगर आपको पता हो ये बंदा खुद आके सर्विस करके चला जाता है और आपको कोई हैसल नहीं करना पड़ता है, द प्राइस इज राइट, ही इज नॉट चीटिंग यू, ही इज डिलीवरिंग एवरीथिंग ऑन टाइम, तो आप नहीं चाहते कि उस चीज में आप बार बार इन्वॉल्व। तो उसी तरह से क्लाइंट्स की स्टिकीनेस भी वही होती है कि उनका कोर बिजनेस है ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उनका कोर बिजनेस है कंसल्टिंग करना या मैन्युफैक्चरिंग करना। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो उनकी नॉन कोर सर्विसेज हो, वहां पे कोई हैसल फ्री अगर ऑपरेशंस हो रहा है, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव, विच इज continuously improving, which is getting their employees satisfied, they don't want to repeat or they don't want to experiment too much। and of course हमारे हम ये चाहते हैं कि बिजनेस मॉडल में भी हम उनके लिए कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आए, उनके लिए हम और बेटर कुछ कर पाए, उनके एम्प्लॉइज के लिए और कुछ बेटर कर पाए। ये हमारा कंटिन्यूअस प्रयास रहता है टू एंश्योर दैट आवर क्लाइंट स्टिक्स विद अस। ओके। अंकित सर, मैं कस्टमर कंसंट्रेशन के रिस्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसे कि बड़े क्लाइंट्स हैं तो डेफिनेटली टॉप 5 कस्टमर का एक कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपका बोलना सही है। अभी करंट हमारा भी जो पोर्टफोलियो है उसमें जो वेटेज ऑफ टॉप 5 कस्टमर्स आर
जो एक सर्टेन लेवल पे है, बट एज वी गो हेड, लास्ट ईयर से इस ईयर भी वी हैव प्रोग्रेस्ड इनफ, और हमारे जो पाइपलाइन से बुक्स और जो वेरी एडवांस स्टेजेस में हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होने वाले, दैट विल इंश्योर दैट हमारा ये जो इम्पैक्ट है और ऑन बिगर कस्टमर हैविंग अ बिगर चंक ऑफ आवर बिजनेस, ये स्टेबलाइज हो जाएगा और ये मोटा मोटी एवरेज नंबर्स पे आना शुरू हो जाएगा. So there will be no such customers having a BCP situation with us कि वो नहीं रहा तो हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा. ओके सर, इसी थीम को थोड़ा सा आगे ले जाके विकास सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए इन जनरल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसे जैसे महामारी कोई आ गई जैसे कोविड-19, तो सबसे बड़ा रिस्क है टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज वंस इन अ डेकेड और वंस इन सेंचुरी। 10 डेकेड, राइट। वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ अ सिनेरियो. तो वो एक रिस्क था जो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं व्हेन वी वर इन दिस बिजनेस. तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि रिसेंटली मेरे माइंड में आता है. और जो रिस्क मुझे लगता है इज मेंटेनिंग द कंटिन्यू सर्विस लेवल्स. अगर आप अपने सर्विस लेवल्स मेंटेन नहीं कर पाते, ऑफ कोर्स जो आप अभी इसके पहले पूछ रहे थे, क्लाइंट अगर स्टिक नहीं करेंगे और रेवेन्यूज विल फॉल, you will not be able to get the right clients, और आपकी मार्केट में गुडविल भी खराब होती है. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको अपने जो आपके केपीआईज हैं वो आपको मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, डे ऑन डे आपको मीट करने हैं. और उसके लिए जो आपको ऑपरेशनल एक्सेलेंस चाहिए या जो आपको फोकस चाहिए, वो एवरी क्लाइंट के लिए आपको उसकी क्लाइंट, एवरी क्लाइंट है सेपरेट नीड. आज एक टीसीएस की अलग पॉलिसी हो सकती है, पीडब्ल्यूसी की अलग पॉलिसी हो सकती है, एक्सेंचर की अलग पॉलिसी हो सकती है टू हैंडल देयर एम्प्लॉइज. तो आपको सबकी नीड्स को समझना और उसके हिसाब से वहां पर अपने आप को अडेप्ट करके उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा. ओके सर, मेरा अगला सवाल है सेल्फ ड्रिवन कार को लेके। ये टेक्नोलॉजी वैसे तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए ही बहुत ही नई है और इंडिया के लिए तो आई गेस हम लोग काफी दूर है इससे, बट इसको आप आगे जाके कोई रिस्क मानते हैं? सेल्फ ड्राइविंग कार्स को अभी फिलहाल तो देखिए एज ऑन करंट डेट तो हम कोई रिस्क नहीं मानते, जैसे आपने खुद ही कहा कि इंडिया से बहुत दूर है. बट फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर इन दैट केस ऑल्सो हमारी लाइफ बहुत इजी होने वाली, बिकॉज लोग तो फिर भी ट्रैवल करेंगे और जाएंगे. तो वी विल एलिमिनेट आवर ड्राइवर कॉस्ट, और अल्टीमेटली हमारा वो दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बिटवीन आवर क्लाइंट्स एंड अस. सो अगर ऐसा कोई सिनारियो आता भी है, इट इज गुड फॉर एवरी ऑल ऑफ अस कि हम लोग अगर अगर उस मैन पावर को हम लोग रिमूव करके उनको और कोई स्किल्ड काम में लगा सके rather than driving the car, तो it is better for the drivers also. They will get better opportunities in different sectors, and और जो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, that can be shared between the client and the partner. बराबर है। सर, मेरा अगला सवाल कंपटीशन को लेकर है। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड स्पेस में कौन से आपके की कस्टमर्स हैं? और सर, एक हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में एक यूनियन ऑफ स्मॉल प्लेयर्स भी होता है जो कि बहुत सारा मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। तो कंपटीशन को इन जनरल आप कैसे देखते हैं, और हु आर योर पीयर्स या की कंपटीटर्स? मैं तो ये मानता हूँ कि बड़े प्लेयर से ज्यादा जो आपने कहा, जो छोटे प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स हैं, उनकी साख बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारी सिटीज में, और उनका एक प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनका फोकस एरिया ही वही है. तो हमारे कॉम्पिटिटर्स बड़े प्लेयर्स से ज्यादा मैं छोटे प्लेयर्स को मानता हूँ. और लिस्टेड अगर आप एंटिटीज की बात करेंगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का एक सेगमेंट है जिनका 300 सवा 300 करोड़ का टॉप लाइन करीब करीब है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सिमिलरली डब्ल्यूटीआई है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इको मोबिलिटी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो 4-5 लोग हैं हमारे पास जो कि बहुत ही अच्छा काम हमारे स्पेस में कर रहे हैं. और सिंस मार्केट इतना बड़ा है, $6.1 बिलियन का एक करेंट मार्केट है, जो कि करीब करीब 2030 तक 13-14 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा. तो वी डोंट फील कि यहाँ पे मेरे जैसे 10 प्लेयर भी और आज आ जाए मेरे एक ही क्लाइंट के पास में, तो भी वो इतना बिजनेस नहीं कर सकते. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज. तो हमारे क्लाइंट्स, जो ऐसे आपने कहा कि हमारे क्लाइंट्स भी इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और मार्केट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. सो इट्स देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन. ओके, तो काफी हेडरूम है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले मेरा आखिरी सवाल, अगले 3 से 5 साल के लिए क्या विजन को लेके आप चलते हैं, और अगला ग्रोथ का फेज कहाँ से आएगा? सो टू प्रोंग्ड अप्रोच है. एक तो हमारा फर्स्ट एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ग्रोथ आएगी और एग्जिस्टिंग सिटीज में ग्रोथ आएगी. दूसरा जो सदर्न रीजन है वहां पर हम ग्रो करेंगे, बहुत बड़े रूप में वहां पर ग्रो करेंगे. ये हमारा प्लान है. हम अपने सेल्स टीम्स को सशक्त कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. सो वंस दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज इन द राइट स्पेस, हमको लगता है कि नेक्स्ट 4 to 5 years में वी शुड बी वन ऑफ द largest employee mobility transportation provider in the country. That is our
hard work and our vision as of now, and that is what we want to achieve. एक्सलेंट, थैंक यू वेरी मच विकास सर, अंकित सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू धवल जी, थैंक यू, आपने समय निकाला और बात की हमसे। थैंक यू।